गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जैसमानी। अवैध घुसपैठ का मामला बिहार के वोटर वेरिफिकेशन से पहले से ही गरमाया हुआ है। अब पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में 2026 का चुनावी शंखनाद कर दिया है। पीएम मोदी बिहार और बंगाल दौरे पर थे, लेकिन पीएम ने बंगाल में अवैध घुसपैठ के मुद्दे को उठाया है। पीएम ने घुसपैठ पर जोरदार प्रहार किया है। राज्य की ममता सरकार पर पीएम मोदी ने अपना प्रहार किया है। पीएम ने कहा, बंगाल में घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है, घुसपैठियों के फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। पीएम ने साफ कहा कि जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उस पर कार्रवाई होगी। ममता बनर्जी पहले ही बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर बरस चुकी हैं। ममता ने यह आरोप लगाया कि बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी कहा जा रहा है। 2026 चुनाव में बंगाल में अवैध घुसपैठियों का मुद्दा गरमा सकता है। पश्चिम बंगाल से घुसपैठ का आरोप इसलिए भी लगता है क्योंकि बांग्लादेश से बंगाल की सबसे बड़ी सीमा लगती है। 2217 किलोमीटर सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। जंगल के रास्ते या बॉर्डर पार करने वाले गिरोह लगातार घुसपैठ की घटनाओं को अंजाम देते हैं। भारत में लगातार अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है, पहचान करके उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। अब पीएम ने घुसपैठियों पर प्रहार कर दिया है, सीधे मन से किया है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के बाद बंगाल में भी चुनाव आयोग वेरिफिकेशन की तैयारी में है। बिहार में सीमांचल में भी कई अवैध घुसपैठ की बात सामने आई है। तो सवाल यह है कि बंगाल में भी वेरिफिकेशन करने पर क्या ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा, जिसको लेकर क्या ममता बनर्जी इस वक्त डरी हुई है। बिहार में जहां विपक्ष आरोप लगा रहा है कि घुसपैठ का हवाला देकर लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, उस बिहार में घुसपैठियों के मुद्दे पर पहले से ही संग्राम मचा हुआ है। और अब बंगाल में 2026 के चुनाव में भी सियासी पारा हाई हो सकता है। पश्चिम बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया है। इसके लिए यहां घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है, घुसपैठियों के फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं। इसका एक पूरा इकोसिस्टम यहां डेवलप किया गया है। ये पश्चिम बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। आज जब देश के सामने टीएमसी की साजिश उजागर हो गई है, तो उसने घुसपैठियों के पक्ष में नई मुहिम शुरू कर दी है। ये देश के संविधान को संवैधानिक संस्थाओं को भी चुनौती दे रहे हैं। जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। तो सुना आपने पीएम मोदी को, जिन्होंने साफ सीधे शब्दों में कहा है कि जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि नागरिकता एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आज नहीं पिछले कई वर्षों से लगातार चर्चा हो रही है। और इसी पर आज हम भी चर्चा करेंगे। राधिका भट्टाचार्य शाह हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर है, प्रवक्ता कांग्रेस। डॉक्टर फिरोज मंसूरी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। रुद्र प्रताप सिंह, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। और क्योंकि बात इंट्रूडर्स की हो रही है, बात घुसपैठियों की हो रही है, राधिका भट्टाचार्य जी, मुझे तो लगता है ये वो मुद्दा है जिसमें हमें देश हित के बारे में सोचना चाहिए और जिसमें हम सबको योगदान देना चाहिए और जिसमें हमें कहना चाहिए कि कड़ी से कड़ी प्रक्रिया होनी चाहिए जो लोग घुसपैठ करके गलत अवैध तरीके से भारत में आते हैं। राधिका भट्टाचार्य जी, मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है? मैं आऊंगी, लेकिन आपको बता रहे हैं, आप देखिए ये पीएम मोदी का बिहार बंगाल दौरा था। बड़े मन से हर कोई
नजर आया था और भारी तादाद में लोग पहुंचे थे पीएम मोदी को देखने के लिए। बिहार में जहां इस साल के अंत में चुनाव होने वाला है, तो अगले साल बंगाल में भी चुनाव होने वाला है। राधिका भट्टाचार्य शाह, ये वो मुद्दा है जिसमें मुझे लगता है हर किसी को अपना योगदान देना चाहिए और बोलना चाहिए, सरकार से गुहार लगानी चाहिए कि घुसपैठियों के अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि ये जो इंट्रूडर्स का मुद्दा है ये निकले। देखिए, घुसपैठियों पर मोदी जी ने जो कहा है, जो बयान देश की सुरक्षा के लिए था, वो वोट बैंक के लिए नहीं था। घुसपैठियों पर पीएम का फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था पर था, नफरत नहीं, नेशनल सिक्योरिटी नहीं। हमें पता है कि एनआरसी और सीए का जो उद्देश्य असली भारतीयों को सुरक्षा देना है। आपको पता है कि ममता बनर्जी जी इस बात की बहुत ही विरोध करती है और हमें पता है कि क्यों विरोध करती है। इलीगल इमिग्रेंट्स असम में, बंगाल में, त्रिपुरा जैसे बॉर्डर स्टेट्स में डेमोग्राफी को बदल रहे हैं। क्या ये देश को के लिए सोचना अब नफरत कहलाता है? जो ऑपोजिशन पार्टीज कहते हैं कि जब मोदी जी इस मौजू पे बात करते हैं तो वो नफरत फैला रहे हैं। और टीएमसी घुसपैठियों को वोट बैंक बनाने में लगातार लगती रही है। ममता बनर्जी जी ने ओपनली बोला है कि सबको रहने दो बिना सिटीजन वेरीफाई किए, और इसकी मैं प्रूफ भी देती हूँ आपको। 2018 में ममता जी ने कहा बंगाल विल शेल्टर एवरीवन, बंगाल सबको सहारा देगी। 2020 में बंगाल के पुलिस ने 4000 से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा था, तब भी सीएम ने चुप साधी थी। टीएमसी वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रही है? पीएम मोदी जी इस बार जब बंगाल में आए, वो ये बताने आए थे कि जब बीजेपी यहां आएगी सबको सुरक्षा देगी। और मोदी जी कहते सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका सुरक्षा। वो किसी एक कम्युनिटी के बारे में बात नहीं करते। घुसपैठियों से बंगाल में असुरक्षा, जॉब क्राइसिस और डेमोग्राफिक प्रेशर, ये सब हुआ है। बिल्कुल हुआ, बिल्कुल। मुझे लगता है बंगाली नहीं, कई सारे लोग जो दिल्ली से नजर आ रहे हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जिनको एक एक करके डिपोर्ट किया जा रहा है। एक बड़ा सवाल एम्प्लॉयमेंट पर भी खड़ा होता है कि बाहर के लोग तो आ जाते हैं, लेकिन उससे स्टेट की एम्प्लॉयमेंट, सेंटर की एम्प्लॉयमेंट पे कितना असर पड़ता है, और ये बड़ा मुद्दा है जिसको उठाना चाहिए। डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर भी है, प्रवक्ता है कांग्रेस जी। दो और पॉइंट दे दूं। इलीगल जॉब्स ले लेते हैं, इसमें हमारे बंगाली मुसलमान की भी तो नौकरियां चली जाती है ना। अगर लोग कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ एक समुदाय के लिए काम करता, नहीं, हमें दुख है कि हमारे जो बंगाली मुसलमान है बंगाल के, उनके नौकरियां चली जाती है। वेलफेयर स्कीम्स का जो गलत फायदा उठाते हैं ये लोग, उनके पास जाता है। लोकल हिंदू और एससी एसटी कम्युनिटीज पर दबाव बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और 2022 में होम मिनिस्ट्री का रिपोर्ट जो था, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन अभी भी बंगाल में सबसे ज्यादा है। धन्यवाद। ठीक है डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर जी, बिहार में हमने देखा कि जो एसआईआर हो रहा है, जिसका आप लोग तो लगातार विरोध कर रहे हैं, चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि 90% प्रक्रिया उसकी पूरी की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ समय बाद उसमें अपना रिएक्शन सामने देगा। पहले भी एसआईआर पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दी है। अब इस बात का शंखनाद जो है, घुसपैठियों का जिक्र और किसी ने नहीं, पीएम ने किया है। बंगाल की धरती से, बंगाल के मन से पीएम मोदी ने किया है। तो क्या आप लोग इसका समर्थन कर रहे हैं? मुझे तो लगता है ये देश हित की बात है। आपकी क्या राय है इसमें डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर जी? गुड मॉर्निंग गीतू जी एंड ऑल पैनलिस्ट को। मैं सही नाम बोल रहा हूँ गीतू जी? नहीं, गीतू मेरी सहयोगी है। शिवानंद जी, आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो शायद। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ है, इधर बहुत कंचन ना? हाँ, यस सर। अच्छा कंचन जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको, पूरा पैनलिस्ट को। देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे भी प्राइम मिनिस्टर है, मैं मानता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बिहार हो या पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र में जिस तरह से धांधली किया, मैच फिक्सिंग किया, ऐसा SIR हम करने के लिए कभी भी ना नहीं बोला है। लेकिन देश को मिनिस्टर अमित शाह जी कर क्या रहे हैं? घुसपैठी हो रहे तो 11 साल क्या किया अमित शाह जी?
मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, ये कौन सा लोगों में दुजाभाव करने का है? आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपको पता नहीं है कौन घुसपैठे हो रहे, कैसा हो रहे? आपका ड्यूटी क्या है? और 2003 में जब वेरिफिकेशन पूरा इंडिया में हुआ तो फिर 5 बार इलेक्शन हुआ विधानसभा और लोकसभा का, ये सब फेक था क्या? रिजाइन दीजिए। अगर इस तरह से घुसपैठे के पे प्राइम मिनिस्टर मिसयूज करे लोगों में, धमका रहे, डरा रहे। देखिए SIR करने के लिए कोई भी हम अगेंस्ट नहीं है, लेकिन टाइम पीरियड बहुत कम है बिहार में, वैसा ही पश्चिम बंगाल में भी कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन शिवरन मुद्दा ये है जी, कि टाइम के लिए तो चुनाव आयोग कह रहा है कि हम 90% कर चुके हैं, बाकी भी हो जाएगा, तो अब क्या समय कम है? वहां तो ये प्रक्रिया ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है ना। यूज कर रहे हैं 99% आंकड़ा आपके पास कैसा है? अभी 10 दिन बच्चे आपके पास आ गया। ओ माय गॉड, रियली? बिहार का कंचन जी आपके पास रिपोर्ट भी आ गया 99%? वाओ, ग्रेट। मेरे पास जो जानकारी है 46% हुआ है। ये कौन सा आंकड़ा इलेक्शन कमीशन का बताइए कंचन जी, ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, ये वहां के लोगों को SC ST OBC माइनॉरिटी जो लोग बाहर स्टेट में है उनका नाम कटने का, उनको डिलीट करने का मेरे जानकारी से 36 लाख वोटर उसमें से डिलीट किया है। मैं ठीक है, मानता आप हूं कह रहे हैं कि माइनॉरिटी को डिलीट किया जा रहा है, लेकिन सरकार ये कहती आई है कि हम तो माइनॉरिटी की ही सरकार है। रुद्र प्रताप सिंह जी, किस तरह आप इसको एनालाइज कर रहे हैं? एक तो SIR को लेकर बिहार में विपक्ष जमकर इस पर बवाल मचा रहा है, आए दिन तेजस्वी यादव की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है, शिवानंद जी लगातार कुछ ना कुछ उस पर बोलते रहते हैं, SIR के खिलाफ आवाज उठा रही है। जब बिहार में SIR चल रहा था तो ममता बनर्जी का भी स्टेटमेंट कुछ दिन पहले सामने आया था, जिन्होंने बोला था कि हम ये लागू नहीं होने देंगे, लेकिन तैयारी बंगाल में भी इसकी की जा रही है और पूरे देश के तौर पर इसको किया जाएगा। सवाल यह है कि अगर घुसपैठियों पर लगाम लगाने की कोशिश और कड़ी प्रक्रिया की जा रही है तो उसमें गलत क्या है? कंचन जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। देखिए कंचन जी, कुछ राजनीतिक दल इस देश में ऐसे हैं कि जिनकी राजनीति इसी पर डिपेंड करती है और इसी के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। वो आपको वेस्ट बंगाल उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये ममता बनर्जी जी जब से सरकार में आई हैं, लगभग 13-14 साल हो गए हैं उनको, उनकी पूरी राजनीति इसी बात पर डिपेंड रही है कि वो किस तरह से डेमोग्राफिकल चेंज करें और उनका वोट बैंक बढ़ता जाए, और उसी प्रक्रिया में वो लगी हैं। आज ये पहली घटना नहीं है, बंगाल में आप देखेंगे, जब भी आप देखेंगे तो वहाँ इस तरह की घटनाएं होती हैं और वहाँ सरकार का खुला समर्थन है। तो बार बार ये आरोप जो लगाए जाते हैं विपक्षी दलों द्वारा कि केंद्र में सरकार है, केंद्र सरकार क्यों नहीं कठोर कदम उठा रही है। आपने देखा था कि जब NRC की बात हो रही थी तो यही विपक्ष जो था और यही कुछ तथाकथित सरकारें थी, वो किस तरह से चीजों को भ्रम फैलाकर या अपने यहाँ लोगों को किस तरह से उग्र कर रही थी। अभी आप देख रहे थे वक्फ बोर्ड का कानून आया था, तो उस पर ममता बनर्जी ये पहली मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बोला था कि हम अपने प्रदेश में लागू तक नहीं। रुद्र प्रताप सिंह जी, आपको नहीं लगता है CBI बंगाल में जाए तो ममता बनर्जी कहती है हम CBI को आने नहीं देंगे, कोई दूसरी इंस्टीट्यूशन बंगाल में जाए, मतलब जो भी सेंटर की चीज होती है उसे बंगाल में लाने से, या सेंटर की कोई योजना क्यों नहीं होती है उसे बंगाल में लाने से सबसे पहला विरोध ममता बनर्जी का ही होता है? कंचन जी, मैं उसी बात की बात कह रहा हूं कि जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं, अगर वहां के चीफ मिनिस्टर इस तरह से बायस्ड होकर इस तरह से कार्रवाई करेंगे तो ये देश की अखंडता के लिए खतरा है। और खास करके अगर हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जैसे आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के हालात इतने बदतर क्यों हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो भी सरकारें रही हैं वो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करती हैं पाकिस्तान से, वो हमेशा उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहा है। उसी तरह आज पश्चिम बंगाल में जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है उनका हमेशा झुकाव बांग्लादेश की तरफ रहा है। तो ये जो चेंज हो रहे हैं ड्रामे, तो वो बहुत खतरनाक हो रहे हैं। और खास करके जो पार्टियां केंद्र, जैसे अब कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसके लिए बंगाल एक स्टेट हो सकता है, वहां की राजनीति हो सकती है, लेकिन जब आप पूरे देश में जाएंगे तो आपको राष्ट्र की बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर वो नहीं रखते हैं वो बदलाव, अगर आप बंगाल से होते बिल्कुल रुद्र जी, मुझे ये भी लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए देश के लिए, और होता भी नहीं है। देश की जनता के लिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक टॉप मुद्दा होना चाहिए। डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज जी,
बिहार में क्या चल रहा है वो आपके सामने है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग अपनी तरफ से टिप्पणी कर रहा है, विपक्ष का अपना बयान इस पर सामने आ रहा है। और अब बंगाल में कहीं न कहीं ममता बनर्जी साफ तौर पर एसआईआर के तो खिलाफ ही हैं, लेकिन ये इसलिए बंगाल में जरूरी है क्योंकि बंगाल में बहुत ज्यादा घुसपैठी है। अगर वो घुसपैठी दिल्ली तक पहुंच सकते हैं, जिनको आए दिन डिपोर्ट किया जा रहा है, तो बंगाल में तो किस तादाद में होंगे इसका अंदाजा लगाना भी हमारी सोच से परे होगा। नहीं, बिल्कुल कंचन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो डेमोग्राफिक पोजीशन है और जो बंगाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगा हुआ है हमारा बांग्लादेश का, वो 2000 से ज्यादा का है, 2000 से ज्यादा किलोमीटर का है। और भाषाई अल्पसंख्यक से साथ धार्मिक अल्पसंख्यक का भी बहुत ही ज्यादा माइग्रेशन हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। और घुसपैठिए का जो सवाल माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उठाया है वो बिल्कुल, और इस पे सख्ती से निपटना होगा। और यह भी देखना होगा कि हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो और बढ़िया ढंग से लगातार उस पे सक्रिय रहे और बंगाल में घुसपैठ नहीं हो, ये देखना होगा। अब रही बात के टीएमसी की, तो टीएमसी आप जान रहे हैं कि पिछले 2 टर्म से सरकार वहां चला रही है, और जिस तरह से बंगाल में उनका अपना भूमिका है, अपना रोल है, और खास तौर पे जिस तरह से बांग्ला भाषियों के साथ उनका एक अपना कनेक्शन है, इस पे भी विस्तार से समझना होगा कि किस तरह से वहां पे घुसपैठ हुआ है। और जो एसआईआर का मामला है, बिल्कुल वो बहुत ही चिंताजनक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बंगाल में मुझे लगता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है कि हम कानून सर्वत कार्रवाई करेंगे, और जो कानून कहता है उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे, और करनी भी चाहिए। अगर घुसपैठ हुआ है तो केंद्र की सरकार को मालूम है। डॉक्टर फिरोज, सवाल तो ये भी उठ रहा है कि देखिए, ये तो पता है कि घुसपैठ हुआ है। आए दिन दिल्ली से, जब सर दिल्ली से हम तस्वीर दिखाते हैं कि बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, गलत तरीके से, अवैध तरीके से उन्होंने भारत में एंटर की है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं जो सही लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं इन घुसपैठियों की वजह से। और ये एक बड़ा विषय है, ये नेशनल सिक्योरिटी का विषय है, सोच समझ कर इस पर बातचीत करनी चाहिए। राधिका भट्टाचार्य जी, ये बात तो सामने है कि घुसपैठिए हैं, लेकिन सवाल आपकी पार्टी पर यह भी उठ रहा है कि मैम इतने वक्त से तो सेंटर में हैं, तो उन घुसपैठियों को निकालने के लिए क्या 10, 11, 12 साल का वक्त कम हो गया, कम पड़ गया? क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन अभी भी बंगाल में सबसे ज्यादा है। हमें पता है कि वो जो बॉर्डर एरियाज में जहां पे ममता बनर्जी जी ने लैंड नहीं दिया है, वो सारे जो सेंसिटिव एरियाज है वहीं से ही लोग घुसते हैं। और जो गवर्नमेंट वहां पे बैठ के उन्हें रातों रात आधार कार्ड और बाकी के कार्ड्स दे देते हैं, और उन्हें, मैंने एक डिबेट में भी पहले कहा था कि इनका जो मोडस ऑपरेंडाई है वो ऐसा है। वो लोग यहाँ पे आते हैं, और हाल ही में एक टीएमसी की कोई खातून महिला एमएलए लोगों से एक किसी झुग्गी झोपड़ी ऐसे जगह में बात कर रही थी कि तुम्हें हम कैसे कार्ड्स दे देंगे, कितने दिन में तुम्हें कार्ड्स मिल जाएगा इत्यादि। कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इलीगल रोहिंग्यास पर कंसर्न जताई थी और जताई है। अभी देखिए, ये इतने फैल गए हैं, ये सिर्फ बंगाल तक लागू नहीं है, ये दूसरे प्रदेशों में लेबर बन के सब जगह चले गए हैं। आप दिल्ली में जब देखें, सड़कों पे आप चले, आपको सबसे ज्यादा वर्किंग क्लास महिलाओं में देखेंगे सिर पे सिंदूर, हाथ में हम शाखा और पौला पहनते हैं ना, सुहाग का जो 2 बांगड़ी, जो वो पहन के सब घूमती है। मुझे पता है क्योंकि मैं बंगाली हूं। जब मैं उनसे सवालात करती हूँ, किसी मैं अपनी सहेली के घर में जाऊं और उनकी मेड आती है, वो कहती है बंगाली है, मैं 2 मिनट में पहचान जाती हूँ कि ये हमारी बंगाली नहीं है, वो उस पार की बंगाली है। अभी आप कहेंगे कि गवर्नमेंट कर क्या रहा है? देखिए, CAA असली शरणार्थियों के लिए, घुसपैठियों के लिए नहीं है। CAA का उद्देश्य था उन हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को नागरिकता देना
जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नहीं अफगानिस्तान नहीं, से मैं धर्म एग्री के करती हूँ नाम राधिका जी, एक सीए पे गलत नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जी, गई थी, जी, लेकिन जी। लोग जागरूक हुए। लेकिन राधिका जी, जब आप इस बात को 2 मिनट में आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि असली बंगला कौन है, असली बंगला कौन नहीं है, तो सरकार को जी। कैसे इतना लंबा समय लग गया है ये देखिए, आइडेंटिफाई करने में? हमारे देश में एक प्रॉब्लम है जो मेरा ख्याल दूसरे किसी देश में नहीं है, कि हम जब हमारे विरोधियों के, अगर एनिमीज, जैसे पाकिस्तान जैसे मुद्दे पे कांग्रेस पाकिस्तान का चाटुकार है, ऐसा क्यों होता है जब नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है सारे विरोधी पार्टी सब एकजुट होके भारत के लिए बात नहीं करते हैं? क्या बंगाल भारत का नहीं है? क्या बंगाल में जो हो रहा है भारत को फर्क नहीं पड़ता है? जब पीएम देश की सुरक्षा और डेमोग्राफी बैलेंस की बात करते हैं, टीएमसी उसे कम्युनल एंगल में ट्विस्ट करता है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है कि इलीगल इमिग्रेंट्स पे स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए। ममता बनर्जी जी ने कहना है कि ये सही है। मैं ऐसे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती हूं जहां पे आगे जाके पीढ़ियों को मेरे एक्शन पे बहुत ही डेंजर सहनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग कौन है? ये लोग आ जाते हैं, फिर ये सारे जो आईएसआई वगैरह जैसे एजेंसीज के साथ नहीं जुड़ जाते राधिका जी, हैं, इसमें तो इन्हें कोई भेजा दो राह जाता है ही मकसद नहीं के साथ। कि ये लोग कौन हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कैसे। एक डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी, ठीक है, बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है, घुसपैठियों के अगेंस्ट कार्रवाई होनी है, कार्रवाई होनी भी चाहिए, मुझे लग रहा है कांग्रेस भी इस बात का समर्थन करती होगी। लेकिन ये फेक आइडेंटिटी कार्ड इन लोगों तक कैसे पहुंचते हैं? फेक आधार कार्ड कैसे बन जाते हैं? फेक वोटर कार्ड कैसे बन जाते हैं? सालों साल बाद कैसे पता चलता है कि ये इस देश के है नहीं? एक बहुत बड़ा लूप होल है जो कहीं ना कहीं वायर्ड है थ्रू आउट। डॉक्टर शिवानंद, मेरा सवाल आपसे था, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? शिवानंद जी? जी जी जी, आवाज आ रही है कंचन जी। शिवानंद जी, कैसे इन लोगों को फेक आधार कार्ड मिल जाते हैं, फेक वोटर कार्ड मिल जाते हैं? ये कैसे होती है प्रक्रिया? घुसपैठियों के अगेंस्ट तो मुझे लग रहा है सबकी आवाज उठ रही है, लेकिन ये प्रोसेस जिसमें आधार कार्ड मिलना, कई तो लोगों को पासपोर्ट फेक मिल जाते हैं, ये प्रक्रिया कहाँ से हो रही है सर? कंचन जी, ये शुरुआत हुआ है गुजरात से। गुजरात में आज भी पासपोर्ट जितना चाहिए उतना पासपोर्ट आपको आज भी मिलता है। कबूतरबाजी होता है आज भी। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड आप देखा तो गुजरात में है, और गुजरात में फेक आधार कार्ड, फेक रेशन कार्ड, फेक बिजली बिल सब बनता है। क्योंकि गुजरात में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी 15 साल 10 साल या 15 साल चीफ मिनिस्टर थे, तब से ज्यादा बढ़ गया है। दूसरी बात यह है, देखिए चुनाव आयोग जो है कमिश्नर, वो अलग एक संस्था है। संस्था 2003 तक। आप लोग कहाँ मानते हैं डॉक्टर शिवानंद जी कि चुनाव आयोग अलग संस्था है? आप लोगों को तो ये लगता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम करता है। जब आपकी सरकार में आप लोग जीतते आ रहे थे, तब क्या वो कांग्रेस के लिए काम नहीं करता था? तब आप लोग इस तरह के बयान नहीं उठाते थे सर? कंचन जी, मैं आ रहा हूँ। चुनाव आयोग किसी का भी नागरिकत्व सिद्ध करने का अधिकार नहीं है। मैं भी एक लॉयर हूँ, शांति से सुनिए। दूसरी बात, वेरिफिकेशन करने का मतलब यह है कि कंचन जी, मेरा नाम अगर पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में है तो एक जगह से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन नागरिकत्व सिद्ध करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, टाइम पीरियड 1 साल के ऊपर टाइम पीरियड लगता है। अभी आप ही बता रहे कि बिहार में 99% हो गया है, अभी 10 दिन बचा है। कोई भी ये झूठ नैरेटिव मीडिया के माध्यम से ये इलेक्शन कमीशन से पूछिए, जिस तरह से 35 लाख वोटर्स बिहार में डिलीट किया है, इस तरह से पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। मैं बोलता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की ड्यूटी क्या है? घुसपैठ रोकने का जिम्मेदारी किसका है? सेंट्रल सरकार 40 पार्टी लेके चल रहे नरेंद्र मोदी जी का है। चौकीदार तो फेलिवर है, चौकीदार नींद पे सोए हैं, चौकीदार पाकिस्तान जाके बिरयानी खा के आते हैं, चौकीदार अमेरिका बिन बुलाए जाके आते हैं, डॉक्टर शिवानंद जी, ऐसे स्टेटमेंट जंजीरा डाल के लेके आते हैं। शर्म आना चाहिए देश के। इस तरह के स्टेटमेंट आप मत बोलिए प्लीज सर। राहुल गांधी को भी स्टेटमेंट्स पर सुनना पड़ा है। इस तरह के स्टेटमेंट्स डॉक्टर शिवानंद जी, आप क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंस को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उस चेयर की डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए सर, प्लीज सर। अमित शाह जी, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? बताइए। आज भी
बिहार में डेली मर्डर हो रहे हैं, हॉस्पिटल आईसीयू में भी मर्डर हुआ, खेमका जी का मर्डर हुआ, 6 साल पहला उनका बेटे का मर्डर हुआ, यादव जी का रमाकांत यादव जी का हत्या हुआ। लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है, सब नीतीश कुमार जी के साथ द बीजेपी आरएसएस 40 पार्टी लेके जा रहे, सब बिहार के बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में। आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी 10 काम, कौन सा काम अच्छा किया पूछिए उनको। चलिए ठीक कोई है, भी रुद्र प्रताप जी को पूछिए, ठीक राधिका है। को पूछिए, डॉक्टर फिरोज नरेंद्र मंसूरी मोदी जी, ठीक है, आऊंगी सर। डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी, एक रोहिंग्यास को लेकर मुझे लग रहा है आज नहीं पिछले कई दशकों से चर्चा हो रही है। अगर आप भी इस बात को मानते होंगे कि रोहिंग्यास कैसे एंटर करते हैं, इस बारे में चर्चा हो रही है, कई प्रक्रिया हैं और उन प्रोसीडिंग्स के तहत इन पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि पीएम मोदी का बंगाल की धरती पे इतना बड़ा बयान देना अपने आप में घुसपैठियों के मन में डर पैदा कर देगा। जब आपका देश का सर्वोच्च लीडर इस तरह का बयान देता है तो लोग जो गलत भी कर रहे होते हैं वो सोचते हैं। तो मुझे लगता है ऐसी लीडरशिप के साथ अगर ऐसे स्टेटमेंट सामने आते हैं तो जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वो भी और एक्टिव हो जाती है। लेकिन बंगाल क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है, इतना 2000 से ऊपर का बॉर्डर वो शेयर करता है, उस स्टेट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपने स्टेट के सिटीजन को कैसे प्रोटेक्ट करे, क्योंकि ये तो उनका राइट है ना सर, एम्प्लॉयमेंट उनका राइट है, जो सरकारी योजनाएं होती है वो बंगाल के लोगों का राइट है। अगर वो योजना किसी और घुसपैठी को मिलती है तो उससे अगर एक भी योजना का बेनिफिट किसी घुसपैठी को मिलता है तो वो एक जो योग्य बेनिफिशियरी होता है उससे कम हो जाता है। तो इस सब की मॉनिटरिंग तो स्टेट की गवर्नमेंट को भी करनी पड़ेगी ना, इसमें तो स्टेट और सेंटर को साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो क्यों, क्या डर सता रहा है फिर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कंचन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर डेमोग्राफिकल रूप से कोई चेंजेस होते हैं, जनाधिक्य में और जनसंख्या में अगर लगातार बढ़ोतरी होता है और वो भी अवैध जनसंख्या, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो प्रोटेक्ट करता है अपने नागरिकों को और तमाम तरह के अधिकार देते हैं। उनके खाद्य की सुरक्षा का अधिकार देता है, उसकी अपनी सुरक्षा का अधिकार देता है, उसकी नागरिक सुरक्षा के अधिकार देता है और तमाम तरह के अधिकार में अगर हमारा घुसपैठिया घुसता है तो हमारे तमाम संसाधनों को वो बंटवारा होता है और हमारे लिए समस्या क्रिएट होती है। आप बंगाल में आप देख लीजिए, आयुष्मान कार्ड लागू नहीं है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी समस्या है वहां स्वास्थ्य को लेके। वहां पर खाद्यान्न योजना है, मैक्सिमम जो खाद्यान्न योजना है वो गरीबों को नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या है, क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि जो बांग्लादेश से घुसपैठिया आया है और बांग्लादेश से जो माइग्रेशन हुआ है और बांग्लादेश की जो परिस्थिति है पिछले 30-40 सालों में, जो वहां पे अराजकता है, जो वहां की स्थिति बनी हुई है, मैक्सिमम बांग्लादेश के अल्पसंख्यक माइग्रेट कर गए और यह भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है कि कानून सम्मत जो है कार्रवाई होगी और ना सिर्फ बंगाल पर लागू होता है, ये देश के तमाम राज्यों पर लागू होता है और सख्ती से कानून लागू होनी भी चाहिए, क्योंकि हम अपने संसाधन का बंटवारा नहीं कर सकते। हमारे लिए आज चिंताजनक स्थिति जनसंख्या है, हमारे लिए चिंताजनक स्थिति हमारी परिस्थिति है, हमारी चिंताजनक स्थिति संसाधनों का हम सही से बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं, हमारी स्थिति बदतर होती जा रही है। इसलिए राज्य के नागरिक के लिए राज्य की ये दायित्व है कि अपने नागरिकों को हम हर तरह की परिस्थिति क्रिएट करें, हर तरह की स्थिति हम क्रिएट कर लेंगे, तभी जाके हम अपने राज्य को तमाम तरह की सुविधा दे पाएंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उस पर गंभीरता से समझनी होगी और तमाम नागरिकों को ये बात समझनी होगी कि अगर हमारे संसाधनों का बंटवारा होगा तो इसका नुकसान हमारे देश को होगा, हमारे राज्यों को होगा। रुद्र प्रताप सिंह जी, ठीक है, बंगाल की नागरिक, बंगाल के टीएमसी सरकार को चाहिए कि क्या वो चाहती है कि कोई घुसपैठिया आवे और सख्ती से इसकी जांच होनी चाहिए। और मैडम ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है कि बांग्लादेश की जो बांग्ला भाषा है और बंगाल की जो हमारी मातृभाषा है वो दोनों में फर्क है। 3 कोस में भाषा बदल जाता है, पानी बदल जाता है, तो क्या हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि वही तो सवाल तो ये भी है ना डॉक्टर फिरोज जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ही मिनटों में पता चल जाता है, राधिका जी को ऐसा लग रहा है कि कुछ ही 2 मिनट में पता चल सकता है कि वो बंगाली है या नहीं है, तो गवर्नमेंट को इतना वक्त क्यों लग रहा है? जो बात शिवदान जी भी यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे थे। ठीक है रुद्र प्रताप सिंह जी, मैं आऊंगी।
मैं आऊंगी रुद्र जी। देखिए, ये घुसपैठी तो बहुत बड़ा मुद्दा है सर, और ये मुझे लगता है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। सरकारें, तमाम एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं, उसमें लगी हुई हैं, लेकिन क्या इसे 2026 से जोड़कर देखा जा रहा है? क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इसे जोड़कर देखा जा रहा है। मैं आपकी राय इस पर लेना चाहती हूं। क्या क्योंकि चुनाव करीब है तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? कंचन जी, इस बात से तो इनकार ही नहीं किया जा सकता कि इस देश में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत सारे मुद्दे चुनाव से संबंधित भी होते हैं, क्योंकि ये ऐसी तो है नहीं कि समस्या 2-4-10 दिनों में पैदा हो गई है। तो अगर चुनाव है बंगाल में, तो बंगाल में फोकस भी किया जाएगा और बंगाल से संबंधित मुद्दों को गंभीरता से लिया जाएगा। अगर हम बिहार में चुनाव आने वाला है तो आप देख रहे हैं कि बिहार के मुद्दे आजकल ज्यादा छाए हुए हैं पूरे देश में बाकी मुद्दों के हर जगह। जो ये मुद्दा है, इस पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक इसमें सामाजिक पक्ष है, एक है राजनीतिक पक्ष। सामाजिक पक्ष ये है कि आपने देखा होगा कि कंचन जी की हम लोग अगर नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा के हर रेड लाइट पे आपको भिखारी बच्चे और महिलाएं मिलते हैं। और जैसे अभी राधिका जी ने कहा कि वो देख करके पता चल सकता है कि कौन बांग्लादेशी है और कौन पश्चिम बंगाल का है। लेकिन सवाल ये है कि ये जानकारी होने के बाद हम लोग कर क्या? अगर ये जानकारी हमें पता चल गई कि ये कोई घुसपैठिया है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, तो एक आम नागरिक के तौर पर हमारे क्या कर्तव्य हैं और हम उनका क्या कर रहे हैं? तो ये तो हो गया एक सामाजिक न्याय की सामाजिकता के तौर पर हम इसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम उस चीज को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उससे आगे बढ़ जाते हैं। सरकार के तौर पर बात जो हो रही है कि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो मुद्दा होता है वो हमेशा राज्य का होता है और कोई भी चीजें जो होंगी। रुद्र प्रताप सिंह जी, मैं तो ऐसा चुनाव कोई बता ही नहीं सकती हूं जहां पर बंगाल में कोई हिंसा की खबर ना आई हो, और मुझे लगता है राधिका जी मेरी बात से सहमत होंगी। जब भी इलेक्शन होते हैं, लोकसभा इलेक्शन हो, स्टेट इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो, राधिका जी, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने बंगाल में हिंसा की खबर नहीं पड़ी हो। वहां पर हमेशा हिंसा होती है। तो चुनाव जैसी प्रक्रिया में जहां पर तमाम बूथ लेवल पर लोग काम होते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां उसमें ऑपरेट करती हैं कि लोग सही तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाए, अगर वहां हिंसा होती है तो वहां पर कितनी तादाद में घुसपैठी होंगे जिनको रोका ही नहीं जा रहा होगा। ये एक बहुत चिंता का विषय है जिस पर मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को केंद्र सरकार के साथ बैठकर इसका हल करना चाहिए, ना कि इसका विरोध करना चाहिए जो वो करती हुई नजर आ रही है एसआईआर का। जैसे जिस चीफ मिनिस्टर को अपने प्रदेश से प्रेम है और वो कहती है कि मैं एक लेगेसी छोड़ूंगी ताकि इतिहास के पन्नों में जब लोग मुझे याद कहे कि एक दीदी थी बंगाल में, उन्होंने हमारे लिए ये किया, पर आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्होंने एक जो कर्ज खड़ा कर दिया है बंगाल को, इस तरीके से घुसपैठियों से भर के, वो बंगाल कभी भूलेगा नहीं। आप मुझे एक बात बताएं कि पीएम ने जब बंगाल के लोगों के लिए वार्निंग दी ताकि बंगाल बांग्लादेश ना बने, ममता जी ने क्या की? उन्होंने उनकी बात को तोड़ मोड़ के कम्युनल एंगल दे दिया। क्या कहा उन्होंने? जो देश के पीएम के सच को झूठ कहते हैं, उनके राजनीतिक इरादे कितने सही हो सकते हैं आप मुझे बताइए। घुसपैठियों ने बंगाल में हिंदू और एससी एसटी पर अटैक बढ़ाए हैं, और इनको क्यों घुसपैठियां चाहिए? ताकि ऐसे जब बंगाल में चुनाव होते हैं, आपने किसी राज्य में देखा है चुनाव जब कोई पार्टी जीतता है वो हंसी खुशी से मनाते हैं, लड्डू बांट के मनाते हैं, फूल छिड़क के मनाते हैं। बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पे लोग लोगों का कत्ल करते हैं, विरोधियों का कत्ल करते हैं खुशी में। राधिका जी, एक और मैं बिहार पे भी आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। आपको क्या लग रहा है जो एसआईआर हो रहा है मैम, और ये तो एक प्रोसेस है, अगर आप बिहार के नागरिक हैं तो मुझे लगता है कि आपको कोई डर होना ही नहीं चाहिए ये प्रूव करने में कि आप बिहार को बिलोंग करते हैं। तो इस पे इतना हो हंगामा क्यों मच रहा है राधिका जी? क्यों तेजस्वी यादव इस तरह का बयान दे रहे हैं? कंचन जी, क्या आप इस देश में अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं? मुझे लगता है हर भारतीय अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित भारत में ही महसूस करता है। जो भारतीय है उसे किसी भी वक्त भारत में असुरक्षित महसूस नहीं होनी चाहिए। अभी कौन महसूस कर रहे हैं? ये सारे लोग जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं। आज उन्हें फिक्र है कि मोदी जी ने जो बंगाल में कहा, जो बिहार में कर रहे हैं,
कल दूसरे राज्यों तक जाएगी, क्योंकि ये घुसपैठियां एक ही बंगाल में जो घुसपैठी बांग्लादेश से आते हैं, आपको लगता है कि वो बंगाल में वास मुझे करते लगता है हैं? पूरे नहीं। देश में किसी न किसी स्टेट में ये लोग रहते हैं राधिका जी। मैं आपको महाराष्ट्र की बात करती हूँ जी। आप MIDC एरियाज में जाए, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में, जहां पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खड़े हुए हैं, वहां से बंगाल में एक एक कंपनी या एक एक जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है वो 500 बंगाली लेबर लाता है। आप अगर उनके कागजात को जांच करें जो उन्हें TMC गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, उसमें आपको 80%, मैं दावे के साथ बोल रही हूं, 80% लोग ऐसे जाली बांग्लादेशी मिलेंगे जिन्होंने यहां पे सिर्फ बंगाल में नौकरियां नहीं ली है, दूसरे प्रदेशों में आके भी उन नौकरियों पे कब्जा कर रहे हैं। ये बड़ी फिक्र की बात होनी चाहिए सबके लिए। हर एक प्रदेश के हर एक चीफ मिनिस्टर को, चाहे वो भाजपा की गवर्नमेंट हो या चाहे विरोधी के गवर्नमेंट हो, पर क्योंकि ये जो आज की स्थिति है भारत में, आज अगर मोदी जी उसको रोकते नहीं है तो ये बिल्कुल कंट्रोल के बाहर होगा। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है इस पर हमारी सख्त से और सख्त भारत कार्रवाई को- होनी चाहिए। जो PM और मोदी भारत मंच से को- बोल रहे हैं कि न्यायिक तौर पर इन पर कार्रवाई होगी। डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी, मेरा बहुत छोटा सा सवाल आपसे है और मैं अच्छा सा रिएक्शन इस पर चाहती हूं। क्या सरकार की इस मुहिम में कि घुसपैठियों पर प्रहार करना है, उन पर कार्रवाई होनी है, क्या आप उनके साथ हैं? सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। शिवानंद जी। सॉरी कंचन जी, सॉरी कंचन जी, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी कभी भी घुसपैठ का कभी भी समर्थन नहीं किया, ना आगे भी नहीं करेंगे। देखिए जिम्मेदारी किसका है कंचन जी? नरेंद्र मोदी सोए हुए हैं, अमित शाह जी बड़े बड़े धंधा जिम्मेदारी निभा तो रही है पैसा सरकार। कमा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, अडानी अंबानी को सब बेच रहे हैं, तब ये राधिका को नहीं दिखता है क्या? घुसपैठ पे रुकने का जिम्मेदारी किसका है? 11 साल नरेंद्र मोदी 40 पार्टी लेके चल रहे, उनका ड्यूटी है। अमित शाह जी सोए हुए हैं। अमित शाह जी उसका बेटा को जय शाह को क्रिकेट टीम का प्रेसिडेंट बनाया, बस हो गया। ऐसा नहीं चलेगा। अदानी अंबानी ये दो लोग बेच रहे, ये दो लोग ले रहे। अरे घुसपैठी का जिम्मेदारी किसका है? पहलगाम में 28 माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ के कंचन जी जिम्मेदारी किसका है? चौकीदार क्या कर रहे? होम मिनिस्टर अमित शाह जी तुरंत रिजाइन देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी 40 पार्टी लेके चल रहे, ये ड्यूटी क्या है? 28 माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ा गया, शिमला करार का बीच ऑफ कंडेम हुआ। आज भी डोनाल्ड ट्रंप कल भी रात को बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने सीज पर रोका है। देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी मेरे भी प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद आके तो डॉक्टर शिवानंद जी, आपको डोनाल्ड ट्रंप की बात पर भरोसा है कि भारत की बात पर भरोसा है, भारत की मिनिस्ट्रीज पर भरोसा है? ये तो आपका पर्सपेक्टिव है ना सर, कि आप US के प्रेसिडेंट पर भरोसा कर रहे हैं और आप भारत पर भरोसा नहीं कर रहे, भारत की सरकार पर आपको भरोसा नहीं है, कंचन जी, जयशंकर के बयान का पर आपको भरोसा नहीं है, मिनिस्ट्रीज पर आपको भरोसा नहीं है। कंचन जी देखिए, जयशंकर जी फॉरेन मिनिस्टर है, पाकिस्तान को फोन करके बोलते हैं हम आतंकवादी को उधर। अरे भाई हम पूछ रहे कितना आतंकियों को मारा? 2 बार सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं आया? डरे हुए जाके बिहार में जाके प्रचार करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को, गोर गरीब दलित पिछड़ों के ऊपर, माता भगिनियों के सिंदूर के नाम पे राजनीति करना शर्म आना चाहिए। ये मैं घोर निंदा करता हूँ। दूसरी बात, इलेक्शन चुनाव कमिश्नर बीजेपी का कठपुतली बन के काम ना करे। हम इलेक्शन कमीशन SIR करने के लिए हम कभी भी रेडी है। टाइम पीरियड गलत है। आधार कार्ड किसने दिया? डॉक्टर शिवानंद जी, दिक्कत क्या है SIR से आप लोगों को? उससे तो यही पता चलेगा ना कि बिहार का सिटीजन जो है उसको राइट मिल रहा है, उसको राइट टू वोट है, और जो सही है उसको मिलेगा, जो गलत तरीके से आया है उसको नहीं मिलेगा, और यही प्रक्रिया होनी चाहिए। कंचन जी मेरे को बोलने दीजिए प्लीज। देखिए, चुनाव आयोग जो काम कर रहे SIR के लिए हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन नागरिकत्व तय करने का चुनाव आयोग को अधिकार ही नहीं है। मैं खुद एक लॉयर हूं। इस संविधान में क्या लिखा है? संविधान में ये लिखा है कि चुनाव आयोग को कुछ भी पावर नहीं है। नागरिकत्व का है नहीं है, ये वेरिफिकेशन इतना करने का अधिकार ही नहीं है। आधार कार्ड कोई तो संस्था दिया है, आधार कार्ड रेशन कार्ड कोई तो संस्था दिया है।
बिजली बिल कोई तो बना के दिया है, तो इसका नागरिकत्व है नहीं है, ये चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है। इसके लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट में अपील करना पड़ता है। उसमें ये लोग चैनल पे बैठ के रुद्र प्रताप जी, राधिका जी, लोगों को गुमराह करना ये बंद कीजिए। बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहे, गलत है। दूसरी बात, चुनाव आयोग, मेरे भी चुनाव आयोग है, निष्पक्षपाती काम करना चाहिए। महाराष्ट्र में 75 लाख वोटिंग बोगस हो गया है। डॉक्टर शिवानंद जी, अगर आपका भी चुनाव आयोग है तो आपने कभी भरोसा जताया ही नहीं है। आप लोग का भरोसा शायद तब होता है जब आप लोग जीतते हैं, लेकिन लंबे समय से आप लोग जीत नहीं पा रहे सर, इसलिए शायद आप लोग का चुनाव आयोग से भरोसा जो है वो उठता जा रहा है। आप लोगों को इस बात पर आत्ममंथन करना चाहिए। आज जो शाम में 7 बजे आप लोग की बैठक है ना सर, इंडिया अलायंस की, उसमें आप लोग इस पर भी चर्चा कीजिएगा कि हम लोग अपने आप को और मजबूत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सर सीबीआई गलत है, सर ईडी गलत है, सर चुनाव आयोग गलत है, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं क्या वो सब गलत हो जाएंगी? कंचन जी, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के टाइम सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स कर आप वेरिफिकेशन कीजिए। नरेंद्र मोदी 40 पार्टी लेके जो कर रहे, सब अपोजिशन पे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स क्यों हो रहे? वो गुजरात वॉशिंग मशीन में जाने के बाद वो लोग क्लीन कैसे होते हैं? नारायण राणे ले लो, अशोक चौहान जी ले लो, महाराष्ट्र का कितने लोग हैं, आप ही देखिए। हाँ, एकनाथ शिंदे जी को भी सीबीआई, ईडी का डर दिखा के आप लोग लिया, ये अच्छा बात नहीं है। ऐसे ही चुनाव आयोग को अगर मिसयूज कर रहे तो गलत है। शिवानंद जी, आप सरकारी पॉलिसीज का कंपेयर कीजिए, इंडिविजुअल्स को कंपेयर मत कीजिए। आप बात कर रहे हैं इस देश के एक्स पीएम की, मनमोहन सिंह जी की, जिन्होंने इस देश में फाइनेंशियल एक तरह से रिवॉल्यूशन लाया था। उनका बहुत बड़ा योगदान है और मुझे लगता है कि इतिहास, आज, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर कोई उनको याद करेगा जो उनके कार्य रहे हैं। लेकिन उनकी पॉलिसीज पर हमेशा तारीफ होती है और हम सब भी करते हैं, कई एनालिस्ट भी करते हैं। लेकिन सर, घुसपैठी बताया यह जा रहा है कि देश में 2 करोड़ बांग्लादेशी, आपको नहीं लगता उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? और अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है सर? कंचन जी, चुनाव आयोग को घुसपैठी रोकने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार किसके पास है? वो अमित शाह जी के पास। अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? इटली जाके पार्टी करना हमने नहीं बोला है, पाकिस्तान जाके बिरयानी खाने के लिए हमने नहीं बोला है। यहाँ के इधर से सहारा हो या कतार से राजा से गला भेंट करना हमने नहीं बोला है। मुस्लिम बांधव, माइनॉरिटी के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में हम लैपटॉप देते, हम इंतजार कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड, मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों ढूंढ रहे? जब से नरेंद्र मोदी जी 40 पार्टी लेके बैठे तब से हिंदू खतरे में है। मैं भी एक हिंदू हूँ। कितना हिंदुओं को नौकरी दिया? 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ बताइए? हाँ, तो पीएम आवास योजना फेलिवर है, जन धन योजना फेलिवर है। कितना लोगों को बिहार, डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर जी, इन सबसे ऊपर नेशनल सिक्योरिटी होती है। किसी भी देश के लिए ये सारे मुद्दे रेलेवेंट होते हैं सर, लेकिन इन सबसे ऊपर नेशनल सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा होती है, जिस पर मुझे लगता है कि यूनिफाइड इंडिया होना चाहिए, भारत यूनिफाइड होना चाहिए। इस पर आपको बटना नहीं चाहिए सर, जो आप बट रहे हैं। आज आप लोग की 7 बजे की मीटिंग में आप इस पर भी चर्चा कीजिएगा। जो इंडिया अलायंस की मीटिंग 7 बजे होने वाली है, आप उनसे बोलिए कि जब सरकार कोई बड़ा कदम उठाती है तो भले ही हम विपक्ष में क्यों न बैठे हो, लेकिन हमें उस सरकार की उस पॉलिसी का समर्थन करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी, ऐसा होना चाहिए? भले ही आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कितने क्यों ना हो, लेकिन देश हित की जब बात होती है, नेशनल सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा, राष्ट्र प्रेम की जब बात होती है, जब देश के नागरिकों के हित की बात होती है, तो उसमें हम सबको यूनिफाइड होना चाहिए। देखिए कंचन जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देश की एकता, अखंडता, नेशनल इंटीग्रिटी, संप्रभुता से हम कोई समझौता नहीं कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो देश की सुरक्षा को लेकर कहा है। हमारे तमाम 140 करोड़ नागरिक की सुरक्षा खतरे में है अगर घुसपैठिया हो रहा है। और जो जैसा कि दिख रहा है, जो ट्रेंड है, और ये घुसपैठिया कंचन जी आज से नहीं है। ये जो अगर हम 10 साल 15 साल का मामला अगर लेते हैं तो ये सिर्फ 10-15 साल का मामला नहीं है। ये 1971 के बाद, पूर्वी पाकिस्तान बनने के बाद जिस तरह की बांग्लादेश में परिस्थिति पैदा हुई और जिस तरह से हम लोगों ने आज तक जो परिस्थिति है सर, आज तक वहां की परिस्थिति कैसी है हमारे सामने है। मैं आ रहा हूं कंचन जी,
मैं कंचन जी मैं आ रहा हूं, तो वो जो लगातार एक परिस्थिति क्रिएट हुई और आप जान रहे हैं कि एक सांस्कृतिक रूप से, एक भाषाई रूप से और एक धार्मिक रूप से जो रिलेशन रहा वेस्ट बंगाल से, उसका फायदा उठाया है घुसपैठिया, और इस पे हमको काम करने की आवश्यकता है। हम अपने सुरक्षा को लेके, अपनी इंटीग्रिटी को लेके, अपनी एकता अखंडता को लेके हम कोई समझौता नहीं कर सकते। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम कभी इस पे समझौता नहीं करेंगे कि हमारा हिस्सा, हमारी हकमारी कोई कर ले। हमारे यहाँ गरीबी है, हमारे यहाँ शिक्षा है, हमारे यहाँ बेरोजगारी है, हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आजादी के इतने दिन के बाद भी हम अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसको हमको देखना होगा कि आखिर ये मामला लैक ऑफ कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इसलिए अगर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से, जिस साहस का प्रयोग किया है और जिस साहस का परिचय दिया है, मैं समझता हूं कि स्वागत होनी चाहिए। और ये बात और एक राष्ट्र, एक भारतीय होने के नाते मैं तो साफ कहता हूं कि 140 करोड़ पॉपुलेशन यूनाइट होना चाहिए घुसपैठिए के सवाल पर, पूरी तरह से मुस्तैद होनी चाहिए। उसमें धर्म का चश्मा नहीं होना चाहिए। ये जो धर्म का चश्मा है ना, इसको हमको उतारना पड़ेगा, क्योंकि ये जो धर्म का चश्मा है ये बहुत खतरा है कंचन जी। क्योंकि कभी क्या होता है, हम जाति के नाम पर घुसपैठ कराते हैं, कभी हम धर्म के नाम पर घुसपैठ कराते हैं, कभी हम भाषा के नाम पर घुसपैठ कराते हैं। ये मेरे लिए खतरा है और ये धार्मिक चश्मे को आपको उतारना होगा, ये आप स्पष्ट रखिए। तभी हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी को, देश की संप्रभुता को, एकता को, अखंडता को बरकरार रखेंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए। और एक डेटा है कि बांग्लादेश का घुसपैठिया या हमारे देश में कितना घुसपैठिया हुआ, हमको आश्चर्य लगता है कि 1000 के अंदर है, 1000 से पार नहीं कर पा रहा है। तो हमको उस डेटा को भी देखना होगा कि ये डेटा कौन बनाते हैं, ये कौन लोग हैं जो हमारा घुसपैठिया की संख्या को कम किया जा रहा है, ये जानते हुए भी कि अभी जो वहां जो बांग्लादेश में परिस्थिति पैदा हुई थी, किस तरह से भगदड़ मचा था और कैसे बॉर्डर पे क्राउड करना पड़ा था, और हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को रात भर जग के कैसे अपने वो देश की बॉर्डर को सुरक्षा करनी पड़ी थी, ये हम लोग से छुपी हुई नहीं है। इसलिए भारत के नागरिक होने के नाते, एक आम आदमी होने के नाते मैं हाथ जोड़ के कहता हूं अपने देश के 140 करोड़ पॉपुलेशन को कि किसी भी सूरत में आप घुसपैठिया को समझिए, धर्म के चश्मे पर मत देखिए वो आपके धर्म का है। अगर धर्म देश बनाता ना तो कभी भी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान नहीं होता। धर्म जो है सीमा तय नहीं करता है, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी भाषा तय करता है। और इस चीज को समझना होगा हमारे लोगों को कि हम अपनी एकता, अखंडता, अपनी संस्कृति से, मुझे लगता है कि लोग तो इन चीजों में समर्थन देते हैं और लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। लोगों को समर्थन देना भी चाहिए, क्योंकि जब बात देश हित की होती है, जब बात देश की सुरक्षा की होती है, तो इंटेग्रिटी सिर्फ सरकारों से ही नहीं आती है। मुझे लगता है इंटेग्रिटी इस देश की जनता से आती है। दीदी से हाथ जोड़कर कहेंगे, दीदी से हाथ जोड़कर कहेंगे कि दीदी इस बात को समझिए, आप अपने लोगों को काम कर रही हैं, अपने गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप थाली में भोजन डालती हैं तो वो बंटवारा हो जाता है। रुद्र प्रताप सिंह जी, आखिर ममता बनर्जी, उनका अपना खुद का भी बहुत स्ट्रगल, पॉलिटिकल स्ट्रगल रहा है। जिस तरह ममता बनर्जी खुद गवर्नमेंट में आई है, पैसे पहले पश्चिम बंगाल में जो सरकार रही है, उस सरकार को हटाना, वहां पर अपनी पकड़ मजबूत करना और लोगों का जन समर्थन इतना मिलना अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन वो ममता बनर्जी, उनको समझना होगा बिल्कुल, लेकिन वो रुद्र प्रताप सिंह जी, वो ममता बनर्जी जब सेंटर कि ठीक है, आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, आपकी पार्टी अलग है, आपके मुद्दे अलग हैं, आपका वोट बैंक अलग है, आपके वोटर्स अलग हो सकते हैं, लेकिन वो ममता बनर्जी जब जो चीजें बंगाल के हित में होगी, आप सोचिए, वो बंगाल की धरती जो साहित्य के लिए जानी जाती है, वो बंगाल की धरती जिसने हमारे देश को एक से बढ़कर एक साहित्यकार दिए हैं, वो बंगाल की धरती जिसके गीत आज पूरे देश में गाए जाते हैं, वो बंगाल की धरती जहां की दुर्गा पूजा की गूंज पूरे भारत में गूंजती है, उस बंगाल में अगर इतनी तादाद में घुसपैठी है तो उसमें तो ममता बनर्जी को सरकार का साथ देना चाहिए और बोलना चाहिए, बंगाल की जनता से बोलना चाहिए कि हम सरकार के साथ हैं, हम घुसपैठियों को हटा के रहेंगे, ताकि बंगाल की जनता का आगे और ज्यादा सफल उनको राह मिल पाए। रुद्र प्रताप सिंह, देखिए कंचन जी, जो आपने बात कही है वो बात सत्य है, लेकिन उसको न करने में ममता बनर्जी की मजबूरी को समझिए। उनकी राजनीति, जैसे अभी फिरोज जी जो कह रहे थे कि धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ राजनीतिक दलों की राजनीति धर्म के आधार पर चलती है। तो जो ये चेंज किए जा रहे हैं कई प्रदेशों में, आपने देखा होगा, ये इसी वजह से चेंज किए जा रहे हैं कि उनको ऐसा लगता क्या है, ऐसा होता ही है कि वो उनका वोट बैंक है।
तो वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने की फिराक में है, तो वो तो यहाँ से ऐसे बढ़ नहीं सकते। तो आप देखेंगे कि जब वो घुसपैठिए आते हैं और घुसपैठियों को जब आपका खुला समर्थन होता है तो वही घुसपैठिए आपको चुनाव में वोट देते हैं और उसी के आधार पर आप चुनाव जीत रहे हैं। और ये केवल बंगाल की बात नहीं हो रही है, पूरे देश में जहां जहां ऐसे समीकरण बदले गए हैं वहां उन्हीं राजनीतिक दलों का उनको संरक्षण प्राप्त होता है जिनको वो वोट करते हैं और उनके खुले समर्थन के आधार पर ही वो वहां आते हैं। अगर उनका समर्थन नहीं होता तो किसी की भी, आज एक बात बताइए, यहाँ पर पैनल में बैठे चारों लोगों में से कोई ये डिसाइड कर सकता है कि वो पाकिस्तान में घुसपैठ करके रहने चला जाएगा? क्योंकि वहां उनको समर्थन नहीं मिलेगा। तो यहाँ उनको खुला समर्थन है और ये राजनीतिक संरक्षण है। आज आप अभी कांग्रेस के नेता से आपने पूरे डिबेट में 3-4 बार ये बात बोल दी, उनके एक शब्द इस विषय पर नहीं निकल पा रहे हैं। वो बहुत सारी बात करते हैं कि रोजगार नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ है, मैं मान रहा हूँ उसको नहीं हुआ, लेकिन घुसपैठ अगर मुद्दा है तो क्या घुसपैठ विपक्षी पार्टियों का मुद्दा नहीं है? ये देश में नहीं शामिल है। अगर इस देश में हम कह रहे हैं 2 करोड़ की बात हो रही, 4 करोड़ के आंकड़े की बात हो रही, उसको छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं 10 लोग भी अगर रह रहे हो तो क्यों रह रहे हैं? और इस पे विपक्षी पार्टी का स्टैंड क्या है? विपक्षी पार्टी को तो सरकार को इसी बात पे घेरना चाहिए कि आपके होते हुए कैसे आगे, अगर आपको लगता है कि सरकार नहीं कर पाई है तो आपको इस मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहिए, इसी मुद्दे पर आपको आंदोलन करना चाहिए। लेकिन कहीं पर भी जो मुद्दा आ रहा है इसके खिलाफ विपक्षी पार्टियां इसलिए लामबंद हैं क्योंकि ये उन्हीं का वोट बैंक है। इनको इस बात की श्योरिटी है कि ये वोट बैंक जो है वो हमारे साथ है। आप देख रहे हैं जो बिहार में हो रहा है, बिहार के 3-4 जो बंगाल से लगे हुए जिले पड़ते हैं वहां आबादी कैसे बढ़ गई है। जो मुस्लिम वोटरों की संख्या है वो 35 से लेकर के 50% तक हो गई है। वो कैसे हो गई है? ऐसे बदलाव कैसे हो गए? लेकिन इनको ये पता है कि ये वोटर मेरे हैं, इस वजह से ये मेरे साथ खड़े रहेंगे, इनका कोई विरोध नहीं है। और यही विरोध राष्ट्र के लिए एक समस्या खड़ा होता जा रहा है। बहुत बड़ी समस्या है रुद्र प्रताप सिंह जी, और इस समस्या को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी भी विपक्षी पार्टी को। राधिका जी, इस समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और कुछ ही देर पहले राधिका जी, मैं रुद्र जी से कह रही थी कि बंगाल की अस्मिता क्या है, बंगाल की धरती ने कितने बेहतरीन गीत, कितनी बेहतरीन संस्कृति हमें दी है, ऐसे लोक गीत दिए हैं बंगाल ने हमें, ऐसे नृत्य दिया है बंगाल ने, ऐसे ऐसे पूजा की विशेष बातें बंगाल ने हमें दी है जो सांस्कृतिक तौर पर आज भी जीवित है। तो बंगाल उन प्रदेशों में से एक माना जाता है। इन सब के बीच में राधिका जी, आऊंगी मैं, डॉक्टर शिवानंद जी आऊंगी आपके पास, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट राधिका जी से लेना चाहती हूं। इन सब के बीच में अगर बंगाल की जनता के साथ कोई भेदभाव हो किसी घुसपैठी की वजह से तो उसमें हम सबको एक साथ होना चाहिए और हमें कहना चाहिए आप जाइए हमारा देश छोड़कर। ये बात मैं जरा शिवानंद जी को बताऊं। वो मेरे को यार दोस्त नहीं है, वो मुझे राधिका राधिका बोल के बुला रहे थे, मैं उनको रिस्पेक्ट दूंगी डॉक्टर शिवानंद जी को। मैं ये बात बताना चाहती हूँ जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में इतना घटिया बात कह चुके इस प्रोग्राम के ऊपर कि कांग्रेस ने घुसपैठियों को भारत में घुसाया था, बीजेपी उन्हें निकाल रही है, कांग्रेस का बढ़ावा देने का रहा है। आपको याद होगा 1971 के बाद इंदिरा गांधी ने लाखों इलीगल बांग्लादेशियों को रेफ्यूजी बना दिया था, जिसे कांग्रेस ने बुलाया था उसे बीजेपी निकाल रही है और ममता उन्हें बचा रही है। और ये कौन से पार्टी के हैं? समय की कमी है मेरे पास राधिका जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ घुसपैठियों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। बिहार से लेकर बंगाल तक वेरिफिकेशन जारी है और पूरे देश में ये वेरिफिकेशन होगा, लेकिन इस पर अगर राजनीति हो रही है तो तमाम पार्टियों को सोचना चाहिए कि जो बातें देश हित में होती है, जो बातें देश की सुरक्षा के लिए होती है, उसमें हमें यूनाइटेड नजर आना चाहिए। हम एक भारत हैं। इसी के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया